सभी का बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन की क्लास में। एक बार फिर से बता दीजिए, स्क्रीन शेयर है, दिख रहा है स्लाइड? यस मैम। ओके, थैंक यू। 1925 जो हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में, उसी में एक हमारा बस ये छूट रहा है, सैडलर आयोग छूट रहा है। हंटर कमीशन हमने पढ़ लिया था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग हमको पढ़ना था आज से, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, सैडलर भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपकी ये बची हुई है एक हमारी अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड 1925। इसको हम देख लेते हैं क्या है इसमें। इसकी स्थापना शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में सूचना एवं सहयोग को साझा करते हुए विश्वविद्यालय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 23 मार्च 1925 को मुंबई में की गई थी। इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए क्या करना है, इसको वर्तमान में हम क्या करते हैं देखते हैं ना, इंटर कॉलेज कंपटीशन या इंटर स्कूल कंपटीशन, या हमारे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं ना, इस कॉलेज, एक कॉलेज में बहुत कंपटीशन किया जाता है, बहुत सारे स्कूल के, कॉलेज के, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सबको एक जगह लाते हैं। कौन सर्वश्रेष्ठ है उनमें कंपटीशन होता है, प्रदर्शन करते हैं, सब अपना अपना देते हैं, सब अपना अपना बेस्ट देते हैं, और उसके बाद में रिजल्ट आता है। जो सबसे अच्छा करता है, उन सब में भी जो सबसे अच्छा करता है उसको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाता है, विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ से आया कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन चीजों को, कल्चर, स्पोर्ट और एजुकेशन के फील्ड में यहाँ एक इनको स्टेज दे दिया, एक मंच दे दिया, इस पे आकर ये क्या करेंगे, अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे एक जगह पर। इसके लिए यहाँ इस पे विशेष फोकस दिया गया है, स्पेशली इस वाली जो अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। कब आया ये? 1925 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी यूनिवर्सिटीज को टुगेदर करना, एक साथ लाना, जोड़ने का मतलब सब अलग अलग चीजें जिनकी चल रही हैं, इससे ये भी पता चल जाएगा ना कि कौन कितना सिखा रहा है, कोई कम सिखाता है, कोई ज्यादा सिखाता है, सबकी प्रतिभा पता चल जाएगा ना। जो मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि हाँ हम इनको इतना पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन ये उतनी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी यहाँ से पता चल जाएगा। छात्रों के साथ साथ विश्वविद्यालयों के हितों की रक्षा के लिए एक समन्वय निकाय के माध्यम से भारत में एक साझा मंच के रूप में, जैसा कि बस अभी मैंने कहा है कुछ सेकंड पहले, कि इससे यहाँ से इनको पता चल जाए कि कौन कौन सी एजुकेशन में, मतलब क्या कर दिया, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स कर दिए, ऐसे राइटिंग या ड्राइंग कॉम्पिटिशन, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन रखे उनने, कल्चर से रिलेटेड कल्चरल प्रोग्राम लिखे, डांस, ड्रामा और म्यूजिक यानी सिंगिंग के कुछ कुछ ऐसे रखती है, स्पोर्ट्स के रख दिए। इनमें जो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो समझ में जाएगा कि हाँ, जो इनको ग्रांट दिया जा रहा है उसका ये अच्छे से यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट को फैसिलिटी दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। और जहाँ जिनका पुअर परफॉर्मेंस है उसका पता चल जाए कि ये ठीक से, ये पैसा ठीक से खर्च नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ से एक क्या करना चाहिए, कहना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन का एक जरिया हो गया है यहाँ से। ये समन्वय निकाय बोला है ना यहाँ पर। हार्टोग समिति पढ़ ली है आपने, अबाउट गुड रिपोर्ट नहीं पड़ी है, इसको देख लेते हैं। ये 1937 में आई है। मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देने हेतु, अब ये किस लिए है? वोकेशनल एजुकेशन के लिए या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ये है, बनाया गया है, उस पे फोकस करने के लिए है ये। और एबोट और एस.एच. वुड के द्वारा पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का दौरा करने के उपरांत यानी बाद में यह रिपोर्ट तैयार की गई। कौन है? कोई भी रिपोर्ट होती है उसका नाम उस रिपोर्ट को बनाने वाले के नाम पे रखा जाता है। तो इसमें दो लोग हैं, एबोट है और वुड है। वुड इससे पहले भी हमने पढ़ा था। तो इन दोनों ने इसको कहाँ कहाँ किया ऑब्जर्वेशन? पंजाब में, दिल्ली में और यूपी में।
उनका दौरा किया और उसके बाद में ये तैयार करी। विशेष रूप से क्षेत्रीय व्यवसाय को, क्षेत्रीय व्यवसाय में क्या जाते हैं, कहीं पे मान लीजिए हम पढ़ते हैं ना कि कुछ ऐसी जंगलों में रहने वाली ऐसी जातियां होती हैं इंसानों की, जो जड़ी बूटियों की जानकार होती हैं। तो उन जड़ी बूटियों के साथ वो क्या व्यवसाय कर सकते हैं उन्हें पता नहीं है, बस वो तो अपना उन्होंने किया और खुद ही उसको लगा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। कोई वहां उनके पास पहुंच गया भूला भटका, उसका उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन उसको एज ए व्यवसाय यानी कमर्शियल एस्पेक्ट में कैसे वो यूज कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर बात की गई है। ये उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के समान ही व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिए जाने पर इन्होंने बल दिया और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मतलब ये जो आप लोग पढ़ चुके हैं सार्जेंट रिपोर्ट, वो किस पर बेस्ड थी, इस पर बेस्ड थी 1937 के अबाउट गुड रिपोर्ट पर। ये क्वेश्चन मिल सकता है सीधा कि सार्जेंट रिपोर्ट किस पर आधारित थी, किसके आधार पर बनाई गई थी। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है या इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है। फिर सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा हेतु अलग अलग विद्यालयों के खोलने का सुझाव दिया गया। उन्होंने बोला एक ही स्कूल में मत दो, जैसे हमारे वैदिक शिक्षाकालीन पद्धति में होता था कि यहीं पे व्यवसाय की शिक्षा भी दी जा रही है, वेदों की शिक्षा भी दी जा रही है। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि वेदों की शिक्षा अलग दो, व्यवसाय की शिक्षा अलग दो। दोनों इंस्टीट्यूशन जिसका जिसमें रुझान है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, वो अपने अपने इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे। छोटे उद्योगों में लगे कुशल श्रमिकों को भी यथा योग्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लघु उद्योग आजकल बहुत चलते हैं, तो यहाँ पे बात की गई थी कि जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो घर से जैसे कोई अगरबत्ती बनाने का काम करता है, कोई घर से आजकल आते हैं ना कि पेन का पैकिंग करो, तो जो भी छोटा छोटा कुछ दोने पत्तल आजकल जो डिस्पोजल आते हैं उनको बनाने का काम करते हैं। पहले कैसे चलते थे, वो पत्तों के चलते थे, अगर किसी को पता हो तो पत्ते वाले दोने, और बाकी में जो पेड़ के पत्तों से ही बनाए जाते थे वो बनाने का काम करते थे। तो ये सब क्या आते हैं, लघु उद्योग में आते हैं। तो इनको भी ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये एक अच्छे कमर्शियल लेवल पर अपना जो कौशल है इनका उसको अप्लाई कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और विभिन्न व्यवसायों के बीच स्वस्थ संबंध विकसित करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक व्यावसायिक शिक्षा सलाहकार परिषद वोकेशनल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की जानी चाहिए। सीधा क्वेश्चन है ये कि वोकेशनल एजुकेशनल काउंसिल की स्थापना करने की बात कहाँ की गई है, किस एक्ट में की गई है, किस रिपोर्ट में की गई है, या किस वाले चार्टर्ड एक्ट में की गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस वाले गुड रिपोर्ट 1937 में ये स्थापना करने की बात की गई है। व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन्हें बोल तो दिया है कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दो, लेकिन कैसा होना चाहिए उसका स्वरूप ये यहाँ पे बताया गया है। 8+3 अर्थात 8वीं के कक्षा के बाद 3 वर्ष का वोकेशनल कोर्स कराया जाए, जिसका इस तरह 10वीं कक्षा के समकक्ष हो। इसे जूनियर वोकेशनल स्कूल कहा जाए। हुआ भी है, हमने बाद में, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पीपीटी नहीं, हाँ कौन सा एक एग्जाम होता है पीपीटी का ही शायद मेरे ख्याल से होता है, एक अभी नाम नहीं आ रहा, जस्ट 11th-12th में या 10th के बाद बच्चे दे देते हैं उसको, इसमें चले जाते हैं पॉलिटेक्निक में। एग्जैक्टली, थैंक यू। पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं उस एग्जाम के बाद, कि उनको अगर किसी को टेलरिंग का है, डिजाइनिंग का है, किसी को क्रेज है, तो वो उसकी ट्रेनिंग ले लेता है उस एग्जाम को पास करके। किसी को कंप्यूटर में जाना है तो उसमें वो चला जाता है। ऐसे जिसका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है, उसे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसे तो ये है कि, और जिम्मेदारियां भी घर में ज्यादा है, वो नहीं भी पढ़ नहीं सकता, चाहे तो भी पढ़ नहीं सकता, तो वो ऐसे ये कोर्स करके भी अपना काम चला सकता है। फिर दूसरा, सीनियर वोकेशनल स्कूल में 11वीं के बाद 2 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, क्या स्वरूप बता रहे हैं कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो साथ साथ दी जाए और स्टेप बाय स्टेप, मतलब 10th
के पहले 10वीं कक्षा, अगर 10th के बाद कोई नहीं पढ़ सकता है तो उसको वहीं पे दे दो ट्रेनिंग, 3 साल का कोर्स करा दो उसको, और जिसका लेवल कैसा हो 10th कक्षा के अकॉर्डिंग हो, उस स्तर का हो, उस लेवल का हो। और अगर 10वीं में पढ़ लिया किसी ने और 11th में जा रहा है वो, तो 11th के बाद में, पहले इंटरमीडिएट होता था 11th तक ही होता था, 12th नहीं होता था, तो इसलिए ये यहाँ पे 11th को रखा है इन्होंने। तो 11th के बाद 11th तक कोई पढ़ लिया तो उसके बाद उसको 2 वर्ष की ट्रेनिंग दो, यहाँ 3 वर्ष की दे रहे हैं, यहाँ पे बोल दिया 2 वर्ष में काम चल जाएगा उसका, व्यावसायिक 2, यानी कि लेकिन उसका जो रूटीन सिलेबस है, यानी वेदों की शिक्षा ले ली है। वेद में जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, वेद से मतलब ये नहीं कि वेद ही पढ़ा रहे हैं, अभी भी वेद से मतलब ये है कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो स्कूलों में रहते हैं, गणित, विज्ञान, भूगोल, ये सब पढ़ लिया उसने, नॉर्मल शिक्षा एजुकेशन ग्रहण कर ली, उसके बाद उसको व्यवसाय की शिक्षा जरूर दो। अगर 10वीं तक पढ़, मतलब 8वीं तक भी पढ़ रहा है तो भी दो उसको, और 11वीं पढ़ रहा है तो भी दो उसको। इसका स्तर इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12 के बराबर होना चाहिए। ये अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग लिख दिया है। आप में से कईयों के पेरेंट्स ने इंटरमीडिएट 11th की होगी, जैसे मेरे पिताजी ने 8वीं नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनका 11th ही 12वीं के समकक्ष था, बराबर था। बुनियादी शिक्षा पढ़ी है, बुनियादी शिक्षा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है पहले से आप लोगों ने? यस मैम, पढ़िए। पढ़ी है, ठीक है। सार्जेंट भी पढ़ी है। इसके बाद यस क्या मैम, पढ़िए। ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद पढ़ ले, है ना? ये नहीं पढ़ी है कि पढ़ा है ये भी? पढ़ा है मैम ये भी। पढ़ा है मैम ये भी। ठीक है, तो अब हम कल ही पढ़ लेंगे इसके आगे का, इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ से स्वतंत्रता के पश्चात के भारत में शिक्षा का विकास क्रम, ये नहीं पढ़े होंगे ना अभी? नहीं बताया मैम इसमें भी। बताया है। हाँ, पहला तो राधा कृष्णन कमीशन, हम्म फिर मुदलियार, हम्म फिर कोठारी। ऑलमोस्ट हो गए हैं। हाँ, ठीक है। फिर मैम थोड़ा सा दुर्गाबाई शेखावत। देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख समिति। नो मैम, यहाँ से करवाना है। ये ठीक है, नहीं कल कराया। कल से हम यहीं से करेंगे। मैम एक बार रीड कर देती सबको। सबको कर लेंगे, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए बस, फिर हम डिस्कशन करेंगे।